Now the next topic is Stokes theorem. That is very important theorem, and its statement is it states that the line integral of a vector v around a closed curve, आप लोग पढ़ चुके हो लाइन इंटेग्रल को। आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर इंटेग्रल के साथ ये क्लोज का साइन हो तो दैट विल बी कॉल्ड around a closed curve. Now it states that the line integral of a vector v around a closed curve is equal to the surface integral of curve of v of the surface which is bounded by this closed curve. यानी कि आपके पास एक लाइन इंटेग्रल है, एक लाइन है, उसके अंदर जो क्लोज सरफेस है उसका कर्ल ऑफ वी in line integral of curl of v will be equal to the line integral of a vector v around a closed curve. अब इसके लिए आपके डायग्राम समझें. Now you can see that you have this surface. Consider a closed curve. ये आपके पास एक closed curve है. अगर आप अंदर वाले सरफेस को भी ना देखें तो ये आप देख रहे हो कि इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व, जो कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, और एज बाउंड्री ऑफ एस. और ये क्लोज्ड कर्व एक्चुअली है क्या? ये बाउंड्री है इस सरफेस की जो कि इसके अंदर मौजूद है, इनक्लोज्ड है इस कर्व के अंदर ये वाली सरफेस. यानी अब हमने सरफेस को भी कंसिडर कर रहे हैं और हम सरफेस को भी देख रहे हैं, सरफेस इंटेग्रल भी देख रहे हैं, और हम लाइन इंटेग्रल भी देख रहे हैं. ये लाइन है, ये कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, और लाइन इंटेग्रल लेंगे इसका, और इसके अंदर जो सरफेस है उसका हम देखेंगे कि कौन सा सरफेस इंटेग्रल जो है वो इसके लाइन इंटेग्रल के इक्वल है. नाउ कंसिडर अ क्लोज सरफेस एज बाउंड्री. आप ये बाउंड्री है, ये क्लोज सरफेस क्या है? कर्व एक्चुअली है क्या? एक बाउंड्री है ऑफ सरफेस एस की. द कर्व इज ट्रेस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और आपने इसको ट्रेस किस तरह किया है? यानी कि ये आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं. एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ, यूँ इस तरह आपका ये डायरेक्शन है, जिसमें आपके बुक में भी ये डायरेक्शन इंडिकेट की गई है. यानी कि आप इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन इंटेग्रल ले रहे हो. लाइन इंटेग्रल ऑफ वी अलोंग क्लोज्ड कर्व विल बी, आप पता है कि लाइन इंटेग्रल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम? लाइन इंटेग्रल ऑफ क्लोज्ड कर्व वी डॉट डी एल. अब हम क्या करेंगे? लेट अस फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस लाइन इंटेग्रल ऑफ फॉर एरिया ए बी सी डी लेइंग इन द एक्स वाई प्लेन. अब हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं. ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक एरिया है, इसकी जो डायरेक्शन है, ये एरिया को हम डी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसकी डायरेक्शन जो है वो एन यूनिट वेक्टर नॉर्मल से रिप्रेजेंट हो रही है. अब इसके लिए ये आपके पास एक सरफेस लाइन इंटेग्रल आ गया ऑफ एरिया ए बी सी डी के लिए. ठीक है, ए बी सी डी के लिए. अब लाइन इंटेग्रल हम निकालेंगे. एक्स वाई प्लेन में है तो ये आपको पता है कि वी का एक एक्स कंपोनेंट होगा. इसी तरह लेंथ में भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक डी एक्स और डी वाई. तो आपके पास क्या हो जाएगा लाइन इंटेग्रल? क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं तो वी एक्स डी एक्स, लाइन इंटेग्रल ऑफ वी एक्स डी एक्स प्लस लाइन इंटेग्रल ऑफ वी वाई डी वाई. अब सबसे पहले हमने इसको कैलकुलेट करना है, यानी जो एक्स डायरेक्शन में आपके पास जा रहा है वी एक्स डी एक्स. अब इसको कैलकुलेट करके हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करने हैं हमने. अब फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट वी एक्स डी एक्स. अब वी एक्स डी एक्स की बात करेंगे. ये देखें, ये आपके पास ये वी एक्स है, तो वी एक्स भी ज़ाहिर है कि ए से अगर हम
बी जाएंगे या सी से डी जाएंगे। इन लाइंस पे तो आपके पास लाइन इंटेग्रल वैसे ही 90 एंगल की होने की वजह से ज़ीरो हो जाएगा, तो लाइन इंटेग्रल मौजूद होगा ए से बी और सी से डी, ए से बी एंड सी से डी। ए से बी आपको नज़र आ रहा है कि कॉस 0 है और सी से डी जो है वो 180 है। तो आपके पास वैल्यू क्या आई, ए से बी वी एक्स डी एक्स माइनस सी डी वी एक्स डी एक्स। अब जाहिर है कि v की वैल्यू चेंज हो रही है, v इज़ नॉट कांस्टेंट, सो vx and vy आर मूव along y axis. Vx changes as we move along y axis and Vy changes as we move along x axis. यानी दोनों ही चेंज हो रहे हैं, उसका x कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम y एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं तो Vx चेंज हो रहा है, और इसी तरह Vy के अगर हम x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं तो Vy चेंज हो रहा है। अब हमने रेट ऑफ चेंज देखना है कि Vx y के लिहाज से किस तरह चेंज हो रहा है, y एक्सिस के लिहाज से किस तरह चेंज हो रहा है। तो वो क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ Vx दैट इज़ इक्वल टू कर्ली Vx ओवर कर्ली y। यानी हम नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं तो फिर Vx की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है, कर्ली Vx ओवर कर्ली y। रेट ऑफ चेंज ऑफ Vx इज इक्वल टू कर्ली Vx ओवर कर्ली y। अब आपने चेंज निकालना है कि चेंज कितना आया। अब आप अगर मिड में जा रहे हैं तो आपके पास मिड की बात कर रहे हैं इस डायरेक्शन में कि आप मिड पॉइंट क्या है, तो आपके पास डेफिनेटली डी वाई ओवर टू कहेंगे कि आप वाई के हाफ में पड़ा हुआ है, आपका हाफ नीचे जाएगा या हाफ ऊपर जाएगा, तो डी वाई ओवर टू कहेंगे हम। अब ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर हम मिड यहाँ पे लेते हैं तो वाई डायरेक्शन है, मिड का जो नीचे वाला हिस्सा होगा वाई का वो नेगेटिव होता है, जो ऊपर वाला होगा यानी सी डी अगर ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा। आपका मिड के लिहाज से अगर रीजन यहाँ ले रहे हैं तो वाई वाली ये डायरेक्शन आपके पास नेगेटिव आएगी और वाई की ये डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव आएगी, इसलिए ये वाला हम माइनस डी वाई ओवर टू लेंगे और मिड हाफ डिस्टेंस है ये, और इसको हम पॉजिटिव लेंगे जब हम सी टी की तरफ जाएंगे। नाउ चेंज इन वी एक्स फॉर डिस्टेंस माइनस डी वाई ओवर टी एट लाइन ए बी। तो ये आपके पास क्या आएगा कि आपके पास जितना टोटल चेंज निकालना है तो हम चेंज के साथ हम डी वाई ओवर टू को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास ये चेंज आ गया। अब चेंज इन वी एक्स फॉर डिस्टेंस डी वाई ओवर टू एट लाइन सी डी, यानी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, तो हम पॉजिटिव लिख देंगे और ये साथ पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमारा ए बी के लिए चेंज आ गया और ये हमारा सी डी के लिए चेंज आ गया। अब आपको पता है कि वी एक्स अपनी वैल्यू इतनी ए बी के अलॉन्ग चेंज कर रहा है और इतनी सी डी के अलॉन्ग चेंज कर रहा है। पहले उसकी वैल्यू ऑफ वी एक्स एट लाइन ए बी है, तो हमने क्या करना है कि वी एक्स में से ये चेंज आ जाएगा इसके साथ ए बी के अलॉन्ग, और जब हम सी डी की बात करेंगे तो वी एक्स के साथ आपका ये चेंज आ जाएगा जो कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। अब अगर आपने टोटल चेंज मालूम करना है ए से बी और सी से डी, तो ये आपके पास टोटल चेंज ये वैल्यू आ जाएगी। अब सिमिलरली अब इसी तरह ये आपके पास आई वी एक्स डी एक्स माइनस कर्ली वी एक्स ओवर कर्ली वाई डी एक्स डी वाई। ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई। उसके बाद आप इसी तरह बात करोगे वी वाई डी वाई की, तो ये आपके पास बी से सी और डी से ए आएगा, बी सी
और ये आप वी वाई की बात कर रहे हैं तो आपके पास ये वाई कंपोनेंट ये होगा बी सी, और आपके पास डी से ए। इसमें इसी तरह एक ज़ीरो होगा और एक 180 होगा। तो आपके पास ये वैल्यू जो है, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह आप वैल्यू को पुट करेंगे इन, ये आपके पास वी एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई, ये आपके पास वी वाई डी वाई की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने कहाँ पुट करना है, यहाँ पे। ये जो हमने शुरू में इक्वेशन लिखी थी वी एक्स डी एक्स प्लस वी वाई डी वाई, यहाँ पे आपने इस वैल्यू को पुट कर देना, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या क्या किया, हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने v के दो कंपोनेंट लिए, एक आपने x कंपोनेंट लिया, एक आपने y कंपोनेंट लिया। उसके बाद हम सबसे पहले वी एक्स डी एक्स की बात की। तो आपके पास x कंपोनेंट, इसमें आपके पास ये आएगा, और ये आपके पास आ गया वी एक्स डी एक्स कॉस ज़ीरो, और वी एक्स डी एक्स इसके अलॉन्ग ए से बी जो है वो कॉस ज़ीरो हो गया, सी से डी कॉस 180 हो गया। तो आपके पास ये वैल्यू आई फॉर वी एक्स के लिए। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया कि क्योंकि वी एक्स चेंज हो रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी, जब हम इस साइड पर और इस साइड पे जाएंगे तो ये चेंज आ गया कर्ली वी एक्स ओवर कर्ली वाई। ये हमने एक लाइन के लिए भी मालूम कर ली और इस लाइन के लिए भी मालूम कर ली, यानी पॉजिटिव आ गया चेंज। ये आपके पास जो फाइनल वैल्यू हमने अभी निकाली थी वो ये थी। फिर हमने वी वाई डी वाई भी फाइंड आउट कर लिया, जो कि ये आपके पास वाई कंपोनेंट है, आपके पास ये वैल्यू आई। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो ये आपके पास वी डॉट डी एल आ गया। अब दिस लाइन इंटेग्रल इज़ फॉर बाउंड्री ऑफ एरिया डी ए। अब ये किसके लिए है, आपके पास बाउंड्री एरिया डी एक्स डी वाई एक्चुअली क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है। तो डी एक्स डी वाई की जगह हम डी ए लिख सकते हैं। तो अगर आप दोनों तरफ से डी एक्स ओवर डी वाई को डिवाइड कर दें, यहाँ से भी डिवाइड कर दें, तो ये क्या आएगा, लाइन इंटेग्रल पर यूनिट एरिया, दैट इज़ इक्वल टू कर्ली वी एक्स कर्ली वी वाई ओवर कर्ली एक्स माइनस कर्ली वी एक्स ओवर कर्ली वाई, यानी एरिया को आप दूसरी साइड पर ले गए। तो ये आपके पास क्या हुआ, लाइन इंटेग्रल पर यूनिट एरिया। तो लाइन इंटेग्रल फॉर बाउंड्री ऑफ यूनिट एरिया हो गया, आपके पास ये चीज़ आ गई। अब नाउ बाय राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन इंटेग्रल इज़ अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब आपके पास हमेशा ये रूल होता है कि अगर आपके पास डी एक्स और डी वाई है, यानी दो लाइंस हैं, तो एरिया अगर हम वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो इसका जो इसकी डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर एक्स और वाई का परपेंडिकुलर क्या होगा, जी एक्सिस। So it will be along the positive z axis. This direction is given by unit vector k unit vector. So maximum value of line integral per unit area in magnitude and direction when unit area is in the xy plane, अगर xy plane में लेंगे तो आपके पास इसके साथ क्या आएगा, k यूनिट वेक्टर। अब आपके पास क्या चीज़ आई, यानी मैक्सिमम लाइन इंटेग्रल। ये क्या चीज़ है, मैक्सिमम लाइन इंटेग्रल विल बी इक्वल टू वी डॉट डी एल इन एक्स वाई प्लेन, दैट शुड बी इक्वल टू कर्ली वी वाई ओवर कर्ली एक्स माइनस कर्ली वी एक्स ओवर कर्ली वाई इंटू के यूनिट वेक्टर। इसी तरह आप एक्स वाई है, उसके बाद आप कौन सा लाइन इंटेग्रल लोगे, एक्स जी लोगे। मैक्सिमम लाइन इंटेग्रल फॉर एक्स जी के लिए आ गया, आपके पास ये चीज़ आ गई एन यूनिट एरिया। और इसी तरह हम वाई जी के लिए लेंगे, वाई जी के लिए लेंगे तो यहाँ आई यूनिट वेक्टर आएगा, एक्स जी के लिए लेंगे तो साथ जे यूनिट वेक्टर आएगा, एक्स वाई के लिए लेंगे तो साथ के यूनिट वेक्टर आएगा, और उसी के लिहाज से अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन तीनों को कंबाइन करना है,
इन तीनों लाइन इंटेग्रल को जो तीनों प्लेन्स में है, एक एक्स वाई में है, एक एक्स जी में है और एक आपके पास वाई जी में है, इन सबको आपने कंबाइन किया तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। लाइन इंटेग्रल आ गया, लाइन इंटेग्रल कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास ये वैल्यू आपको नज़र आ रहा है कि दैट इज़ द कर्ल ऑफ वी। तो सो यू प्रूव दैट वी डॉट डी एल by unit area that is equal to curl of v of the surface integral of curl of v, जिसको आप यूँ लिखेंगे।